हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज़ है और इसमें हम लोग जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसमें भारतीय विचारकों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम उल्लेखनीय है। तो यूजीसी नेट के जो 26 थिंकर्स हैं उनमें भीमराव अंबेडकर के बारे में भी पूछा जाता है। हालांकि आप सभी को भीमराव अंबेडकर के बारे में बहुत कुछ पता है, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड रहा है या फिर सोशल इश्यूज से रिलेटेड रहा है। हम सभी भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हैं, लेकिन चूँकि यूजीसी नेट के सिलेबस में एक पर्सनालिटी, एक थिंकर के बारे में या ये कहें कि एक विचारक के बारे में पूछा जा रहा है, एक नाम दिया जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर के बारे में पूछा जाएगा, तो हम लोग इनके हर पहलू को डिटेल में समझेंगे। और आज का लेक्चर जो है वो मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि भीमराव अंबेडकर अपने आप में एक ऐसी पर्सनालिटी रहे हैं जिनको हम सिर्फ 15 मिनट या आधे घंटे के लेक्चर में नहीं समेट सकते हैं। मैं भी जब इस पे 2-3 दिनों से मैं लगी हुई थी आज का लेक्चर तैयार करने में और कंटेंट तैयार करने में, मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा लेंदी कंटेंट है इनके बारे में। लेकिन मेरी यही अपनी तरफ से कोशिश है कि जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें कोई भी फैक्ट्स इनसे रिलेटेड अछूता ना रहे, मिस नहीं करें हम लोग। इसके लिए बहुत ज़्यादा इस पे मैंने मेहनत भी किया है और उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर पसंद भी आएगा। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं ये भी बता दूँ कि इसमें जो कंटेंट है काफ़ी कुछ मैंने ऑनलाइन कंटेंट भी लिया है, जिसमें विकिपीडिया का एक मेजर रोल होता है। तो यहाँ पे फ्रंट पेज पे आप लोग देख सकते हैं, जो एक कहते हैं शॉर्ट हिस्ट्री या ब्रीफ हिस्ट्री यहाँ पे इनके बारे में दे दिया गया है। तो एक बार हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेंगे। जन्म की बात यदि करें तो 14 अप्रैल 1991 को इनका जन्म महू एमपी में हुआ था, ब्रिटिश भारत के समय में। और अब जो है वो वही अंबेडकर नगर मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मृत्यु इनका 6 दिसंबर 1956 को, बहुत लंबी उम्र नहीं कहेंगे, 65 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया था। और नई दिल्ली में इनका डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक भी है। ओके, समाधि स्थल जो इनका है वो चैत्य भूमि के नाम से मुंबई महाराष्ट्र में है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इनकी जो समाधि स्थल है उसको किस नाम से जानते हैं, ये चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। इनका जो कई नामों से इनको जाना जाता है। बचपन में इन्हें भीवा के नाम से बुलाया जाता था, भीमराव, ये सभी आपको पता है। अन्य नाम जो है बाबा साहब अंबेडकर इनको बुलाया जाता है। यहाँ पे एक बात और मैं बता दूँ कि जो विकिपीडिया के सोर्सेज हैं उसमें अंबेडकर न लिख के अंबेडकर लिखा हुआ है। तो इस पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं हर जगह पे करेक्शन नहीं कर सकती थी। काफ़ी लेंदी कंटेंट है, बहुत ज़्यादा, कम से कम मुझे लगता है कि 30-33 पेजों का ये कंटेंट है। तो हर एक पेज पे जाके एक एक को हमें छांटना बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन आप लोग ये समझ लीजिएगा कि जहाँ पे अंबेडकर लिखा हुआ है वो अंबेडकर ही है। राष्ट्रीयता, भारतीय राजनीतिक दल की बात करें, ये एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, स्वतंत्र लेबर पार्टी और भारतीय रिपब्लिक पार्टी, ये इनसे संबंधित रहे हैं। अन्य राजनीतिक सामाजिक संगठन की बात करें तो ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा से संबंधित रहे हैं, समता सैनिक दल से। शैक्षणिक संगठन की बात करें, डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी, द बॉम्बे शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी से संबंधित रहे हैं। धार्मिक संगठन की बात करें तो ये आप सभी को पता है कि इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। तो ये भारतीय बौद्ध महासभा से संबंधित रहे हैं। जीवन संगिनी की यदि बात करें तो इनका पहला विवाह जो था वो एक बाल विवाह था और इनकी पत्नी जो हैं उनका नाम था रमाबाई अंबेडकर। तो विवाह 1906 में हुआ था और निधन जो है वो 1935 में इनका हो गया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि
इनकी उम्र की बात करें 1891, तो ये लगभग 15 वर्ष की आयु में अम्बेडकर जी का विवाह हो गया था। इनकी दूसरी पत्नी जो है वो डॉक्टर सबिता अम्बेडकर हैं, और उनका जो टाइमलाइन रहा है वो 1948 में इनका विवाह होता है, 2003 में इनका निधन हो गया था। शैक्षणिक यदि संबद्धता की बात करें तो ये मुंबई विश्वविद्यालय से बीए से इन्होंने किया था, और बीए इन्होंने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स किया था, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र से। कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया था, पीएचडी और एलएलटी किया था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने एमएससी और डीएससी किया था, और ग्रेस इन बैरिस्टर एट लॉ, ये कुछ इनका एजुकेशन का दिया हुआ है। व्यवसाय की बात करें तो ये पेशे से वकील हैं, प्रोफेसर और राजनीतिज्ञ रहे हैं। पेशा की बात करें, इन्हें किन किन फील्ड के लिए जाना जाता है, तो विधिवेत्ता चूँकि लॉ से संबंधित रहे, ये अर्थशास्त्री, एक अच्छे इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं, राजनीतिज्ञ रहे हैं, आप सभी को पता है, शिक्षाविद रहे हैं, दार्शनिक, लेखक, पत्रकार, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जिसके कारण हम लोग इन्हें पढ़ते हैं, समाजशास्त्री भी माने जाते हैं, मानव विज्ञानी, शिक्षाविद, धर्मशास्त्री, इतिहासविद, प्रोफेसर और संपादक ये रहे हैं। अगर धर्म की बात करें तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, क्योंकि इन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। पुरस्कार और सम्मान की देख लें हम लोग तो बोधिसत्व इनको 1956 में ये सम्मान दिया गया था, भारत रत्न 1990 में, पहले कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम ये 2004 में इनको अवार्ड किया गया था, द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 में ये अवार्ड दिया गया था। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे समझने वाले हैं। तो ये BR अम्बेडकर का साइन है या हस्ताक्षर है। अच्छा, ये तो हम लोगों ने ब्रीफ में समझ लिया। हम लोग एक एक इनकी जो लाइफ से जुड़ी हुई घटनाएं हैं उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर एक प्रमुख भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1991 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनके पिता सूबेदार राम जी मालूजी सकपाल पढ़े लिखे व्यक्ति और संत कबीर के अनुयायी थे। तो संत कबीर के चूँकि अनुयायी इनके पिताजी थे, तो इनके भी भीमराव अंबेडकर पे भी काफ़ी ज़्यादा संत कबीर का प्रभाव देखने को मिलता है। अंबेडकर ने बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और आगे की पढ़ाई न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय एवं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में की थी। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों अर्थात दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी इन्होंने किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक, तो इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। 1 मिनट। ओके, 14 अप्रैल का उनका जो जन्म है वो अम्बेडकर जयंती के तौर पे भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। तो इनका जो अम्बेडकर जयंती है ये सिर्फ भारत में ही नहीं मनाया जाता है, बल्कि भारत के अलावा भी लगभग 60-65 देशों में मनाया जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार के व्यक्तित्व के ये पर्सन थे। तो इनकी ख्याति जो है ये सिर्फ हमारे भारत की बात नहीं है, बल्कि बहुत सारे देश विदेश में रही है। हिंदू पंथ में व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर सन 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। भारतीय संविधान के शिल्पकार, आधुनिक भारतीय चिंतक, समाज सुधारक एवं भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हो गया था। ओके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए सामाजिक योगदान और उनकी उपलब्धियों को याद करने के लिए हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें वर्ष 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इनका कुछ कंट्रीब्यूशन हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं।
वर्ष 1924 में उन्होंने दलित वर्गों के कल्याण हेतु एक संगठन की शुरुआत की और वर्ष 1923 में दलित वर्गों की स्थिति को उजागर करने के लिए बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। ये जो बहिष्कृत भारत समाचार पत्र है, इसकी भी अपनी एक अलग इसमें से फैक्ट निकल के आता है। और ये फैक्ट ये है कि इन्होंने इसी जो बहिष्कृत भारत समाचार पत्र था, इसी में इन्होंने अर्थात भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो बीजी तिलक का कथन है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, चूँकि वो एक सवर्ण नहीं है, सवर्ण हैं। अगर वो एक सवर्ण नहीं होते, एक दलित परिवार से होते, तो उनका ये जो कथन है वो ये ना हो के बल्कि ये होता कि छुआछूत का उन्मूलन मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये इस बहिष्कृत भारत समाचार पत्र जो है, इससे जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस जो समाचार पत्र था उसमें भीमराव अंबेडकर ने इस टाइप के कथन कहे हैं कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये बीजी तिलक नहीं कहते यदि वो सवर्ण नहीं होते या वो एक दलित होते, बल्कि वो ये कहते कि छुआछूत का उन्मूलन जो है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने मार्च 1927 में महाड सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया था। तो ये कुछ फैक्ट हैं। उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो ये बहुत बार प्रश्न में पूछा भी जाता है। तो अंबेडकर ऐसे पर्सन थे कि जो तीनों जो गोलमेज अर्थात राउंड टेबल जो सम्मेलन हुआ था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। वर्ष 1932 में डॉक्टर अंबेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दलित वर्गों या कम्युनल अवार्ड जिन्हें कहते हैं हेतु अलग निर्वाचक मंडल के विचार को त्याग दिया गया था। अब कम्युनल अवार्ड क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। कम्युनल अवार्ड में ये था कि जो दलित लोग थे उनके लिए दो तरीके से वोट देने का प्रावधान था। एक तो ये था कि कोई एक दलित व्यक्ति ही उम्मीदवारी में उठेगा चुनाव के लिए और जो दलित वर्ग है वो उसे वोट देगा। तो जो दलित उम्मीदवार उठना है जो भी चुनाव में, उसके लिए सिर्फ दलित वर्ग ही वोट देने थे और जो दलित वर्ग के मतदाता थे वो उनको भी वोट दे सकते थे। जैसे कि यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। मान लेते हैं कि ये दलित उम्मीदवार ए है जो कि कोई चुनाव जो लड़ रहा है, तो और ये बहुत सारे दलित की कम्युनिटी है, बी मान लेते हैं, इसमें बहुत सारे लोग हैं। तो ये जो उम्मीदवार है इसको वोट देना सिर्फ यही लोग इसको वोट दे के जिता सकते हैं, ना कि दूसरे जाति के या दूसरी कम्युनिटी के लोग। ये लोग जो हैं जो मतदाता थे, ये दूसरे जो सवर्ण वर्ग के लोग उठते थे उनको भी ये वोट दे सकते थे। तो ये इनको भी वोट दे सकते थे, ये इनको भी दो वोट देने का इनको अधिकार कम्युनल अवार्ड के तहत दिया गया। लेकिन जब पूना पैक्ट हुआ था और गांधी जी इसके विरोध में थे, इन्होंने जैसे ही सुना कि कम्युनल अवार्ड की बात की गई है तो गांधी जी पहले मनाने की कोशिश की, बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में इन्होंने कांग्रेस के जो मेंबर्स थे उनसे भी बात की, लेकिन लोग बोले कि नहीं बात हाथ से निकल चुकी है। और फिर जैसा कि आप सभी को पता है कि इन्होंने एक जो बोलेंगे कि भूख का अनशन कर दिए थे कि हम खाना ही नहीं खाएंगे और इनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली गई थी। और उसके बाद से फाइनली जो 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में भीमराव अंबेडकर जाते हैं और फिर उनसे बातचीत होती है और उसी के बाद से कम्युनल अवार्ड हेतु अलग निर्वाचक मंडल का जो विचार है वो अंबेडकर त्याग देते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो 78 सीटों पे दलित वर्गों को मिलना था, आरक्षित जो किया गया था, उसको बढ़ा के 148 कर दिया जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। कम्युनल अवार्ड क्या था या कुछ इस तरीके के फैक्ट्स पूछ दिए गए कि ये किससे संबंधित है, तो ये आप सभी को ये पता होना चाहिए क्योंकि नेट के सिलेबस में महात्मा गांधी भी हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी हैं।
तो दोनों में आपस में कुछ संबंध भी रहे हैं। हालांकि दोनों लोग देश की उन्नति के लिए ही काम कर रहे थे, देश की भलाई के लिए ही सोच रहे थे, लेकिन दोनों के अपने विचार अलग थे। दोनों में काफ़ी कुछ मतभेद था। जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि महात्मा गांधी जो थे वो जाति व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को सही मानते थे, वहीं पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सीधे इसे नकारते थे। वर्ष 1936 में उन्होंने दलित वर्गों के हितों की रक्षा हेतु इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था। वर्ष 1942 में डॉक्टर अंबेडकर को भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया और वर्ष 1946 में बंगाल से संविधान सभा हेतु चुना गया था। वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में याद किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने थे। हिंदू कोड बिल पर मतभेदों को लेकर उन्होंने वर्ष 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। इनकी कुछ बुक्स को हम लोग देख लेते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक्स है। हालांकि मैं विकीपीडिया की जो लिस्ट है उसको भी मैंने आगे मेंशन किया है, जिसमें उनकी बहुत सारी बुक्स हैं, तो कोई भी फैक्ट मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने उसे भी मेंशन किया है। यहाँ पे इनके कुछ मैगजीन्स की यदि बात करें तो मूक नायक इनकी सबसे पहली पाक्षिक अर्थात 15 दिनों में एक बार आने वाले ये एक समाचार पत्र था। मूक नायक आप लोग यहाँ देख सकते हैं। बहिष्कृत भारत ये दूसरी 1927 में आती है। हालांकि ये कुछ कुछ सालों में बंद हो जाती हैं, आर्थिक जो समस्या थी उसके कारण, क्योंकि 1920 से ये लगभग 1923 तक चला था। फिर ये विदेश चले गए थे पढ़ने के लिए, तो फिर ये बंद हो गया था मूक नायक। फिर बहिष्कृत भारत को इन्होंने स्टार्ट किया था, वो भी कुछ आर्थिक समस्याओं के कारण बंद कर दिया गया। फिर समता 1929 में आता है, जनता जो है 1930 में आता है। इस तरीके से कुछ मैगजीन जो हैं इनकी आती हैं। यहाँ पे आप लोग एक डाक टिकट जारी किया गया था 2015 में भारत सरकार के द्वारा, तो वो भी मैंने मेंशन कर दिया है। और ये जो डाक टिकट जारी किया गया था तो वो मैं बता दूं कि एक बार 1990 में जो है 1990 में 100 वर्षों के पूरा होने के बाद 1 रुपये का डाक टिकट इनका जारी किया गया था। वहीं पे 2015 में 125 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में इनका एक तो 10 रुपये की कॉइन चलाई गई थी और दूसरी 125 रुपये की कॉइन का गवर्नमेंट ने जो है वो किया था प्रारंभ। ओके, पुस्तकें इनकी देख लेते हैं। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, जो कि हम लोगों से हमेशा एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स, इस बुक में इन्होंने बुद्धा के क्या विचार रहे हैं और कार्ल मार्क्स के क्या विचार रहे हैं उसके बारे में इन्होंने लिखा है। द अनटचेबल, हु आर दे एंड वाई दे हैव बिकम अनटचेबल। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि हमेशा अक्सर करके एग्ज़ाम्स में ये हम लोगों से पूछ दिया जाता है। बुद्धा एंड हिज धम्मा, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी। हालांकि और भी बुक्स हैं जिसको आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ से अब हम लोग थोड़ा सा इनके जो भी फैक्ट्स हैं उनको हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अगर संगठन की बात करें तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा के ये सदस्य रहे हैं 1923 से। आप लोग देख सकते हैं इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, अनुसूचित जाति संघ, ऑलरेडी हम लोग ये सब जो फ्रंट पेज था उस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के समय में अगर अंबेडकर की प्रासंगिकता की बात करें क्या है, तो उनके विचार एवं योगदान विशेष रूप से जाति आधारित भेदभाव के विरुद्ध लड़ाई और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष में भारत के वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में भी प्रासंगिक बने हुए हैं। ये हम सभी को पता है कि अंबेडकर की विचारधारा क्या रही है, तो उसी के हिसाब से हम लोग इस बात को समझ सकते हैं। एक समावेशी और समतावादी समाज का उनका दृष्टिकोण, जैसा कि भारतीय संविधान में निहित है, देश के भविष्य के विकास के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बना हुआ है। इसके अतिरिक्त सशक्तिकरण के साधन के रूप में शिक्षा पर उनका ध्यान वर्तमान समय में विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि भारत एक वैश्विक नेता के रूप में अपनी पूरी क्षमता हासिल करना चाहता है। यहाँ पे मैंने ये
जो कोट लिया है ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से मैंने लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट पे। ये उनकी जो इतने पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन रहे हैं उसके ये फ्रंट पेज पे ही एक कोट है। तो इस कोट को हम लोग समझ लेते हैं। इन्होंने कहा है कि जिस समाज में कुछ वर्गों के लोग जो कुछ चाहें वह सब कुछ कर सकें और बाकी वह सब भी न कर सकें जो उन्हें करना चाहिए, उस समाज के अपने गुण होते होंगे, लेकिन इनमें स्वतंत्रता शामिल नहीं होगी। क्योंकि कुछ ऐसे वर्ग हैं जो चाहते हैं, जो कुछ चाहते हैं वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ उसी में ऐसे लोग भी हैं जो उन्हें करना चाहिए, उनकी नीड है, वो भी वो नहीं कर पा रहे हैं। तो अंबेडकर कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि किसी समाज के अपने गुण होते होंगे, लेकिन इसमें हम स्वतंत्रता को शामिल नहीं कर सकते हैं। अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेषाधिकार कहना अधिक उचित होगा। ये भीमराव अंबेडकर का कथन है। यहाँ पे मैंने कुछ साथ में इमेजेस भी मेंशन किए हैं ताकि आप लोगों को एक पिक्चर बनती जाए कि हाँ आखिर में भीमराव अंबेडकर क्या थे, उन्होंने क्या किया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये भीमराव अंबेडकर जी हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के अंतिम मसौदे को 25 नवंबर 1949 को राजेंद्र प्रसाद को पेश करते हुए। यहाँ पे दीक्षा भूमि स्तूप है जहाँ भीमराव अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुए थे। तो मैंने साथ ही साथ कुछ इमेजेस भी मेंशन किया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष इनका कैसा रहा है। तो ये सारे के सारे अब हम लोगों को एक सोशल पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे दो टर्म आप लोगों को छोटा छोटा दिख रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। एक महाड़ का सत्याग्रह है और दूसरा काला राम मंदिर का सत्याग्रह है। तो ये क्या है हम लोग थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। काला राम मंदिर सत्याग्रह जो है वो 2 मार्च 1930 को भीमराव अंबेडकर द्वारा अछूतों के मंदिर प्रवेश के लिए चलाया गया आंदोलन था। नासिक के काला राम मंदिर में यह सत्याग्रह हुआ था क्योंकि भारत देश में हिंदुओं में ऊंची जातियों को जहां जन्म से ही मंदिर प्रवेश का अधिकार था, लेकिन हिंदू दलितों को यह अधिकार प्राप्त नहीं था। इस सत्याग्रह में करीब 15,000 दलित लोग शामिल हुए थे। अच्छा, महाड़ का सत्याग्रह क्या था ये भी हम लोग देख लेते हैं। भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ किले में महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया एक प्रभावी सत्याग्रह था। इस दिन को भारत में सामाजिक सशक्तिकरण के रूप में मनाया जाता है और इस सत्याग्रह में हजारों लोग शामिल हुए थे। अंबेडकर ने यहाँ पे कहा था, एक कथन है कि छुआछूत जो है वो गुलामी से भी बदतर है। अंबेडकर बड़ौदा के रियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे, अतः उनकी सेवा करने के लिए वे बाध्य थे। उन्हें महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया था, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने इस घटना को अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीज़ा, ये उनकी आत्मकथा है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, में वर्णित किया गया है। इसके बाद उन्होंने अपने बढ़ते परिवार के लिए जीविका साधन खोजने के पुनः प्रयास किए, जिसके लिए उन्होंने लेखाकार के रूप में व एक निजी शिक्षक के रूप में भी काम किया और एक निवेश परामर्श व्यवसाय की स्थापना की, किंतु ये सभी प्रयास तब विफल हो गए जब उनके ग्राहकों ने जाना कि ये अछूत हैं। 1918 में ये मुंबई में सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमी में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। हालांकि वे छात्रों के साथ सफल रहे, फिर भी अन्य प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी पीने के बर्तन साझा करने पर विरोध किया था। तो आज हम लोग जो अंबेडकर को जानते हैं ये उनकी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है, यूं ही नहीं हम लोग उनको इस तरीके से इनके विचारों के लिए जानते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार कर रही साउथ बरो समिति के समक्ष
भारत के एक प्रमुख विद्वान के तौर पर अंबेडकर को साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया गया। इस सुनवाई के दौरान अंबेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचिका और आरक्षण देने की वकालत की थी। 1920 में बंबई से उन्हें साप्ताहिक मूक नायक के प्रकाशन की शुरुआत की। यह प्रकाशन शीघ्र ही पाठकों में लोकप्रिय हो गया। तब अंबेडकर ने इस प्रयोग रूढ़िवादी हिंदू राजनेताओं व जातीय भेदभाव से लड़ने के प्रति भारतीय राजनीतिक समुदाय की अनिच्छा की आलोचना करने के लिए किया। उनके दलित वर्ग के एक सम्मेलन के दौरान दिए गए भाषण ने कोल्हापुर राज्य के स्थानीय शासक शाहू चतुर्थ को बहुत प्रभावित किया, जिनका अंबेडकर के साथ भोजन करना रूढ़िवादी समाज में हलचल मचा दिया। बॉम्बे उच्च न्यायालय में विधि का अभ्यास करते हुए उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने का प्रयास किए। उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना था, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के साथ ही अवसादग्रस्त वर्गों के रूप में संदर्भित बहिष्कार के कल्याण करना था। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली थी। तो ये जो प्रबुद्ध भारत जो पत्रिका है, ये इनकी लास्ट या आखिरी पत्रिका रही है। ओके। सन 1925 में उन्हें बम्बई प्रेसिडेंसी समिति में सभी यूरोपीय सदस्यों वाले साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। सन 1927 तक डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक और सक्रिय आंदोलन आरंभ करने का निर्णय किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के लिए उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया था। उन्होंने महाड़ शहर में अछूत समुदाय को भी नगर की चौदार जलाशय से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया। 1927 के अंत में सम्मेलन में अंबेडकर ने जाति भेदभाव और छुआछूत को वैचारिक रूप से न्याय संगत बनाने के लिए प्राचीन हिंदू पाठ मनुस्मृति, जिसके कई पद खुलकर जातीय भेदभाव व जातिवाद का समर्थन करते हैं, की सार्वजनिक रूप से निंदा की थी और उन्होंने औपचारिक रूप से प्राचीन पाठ की प्रतियां जो हैं उन्होंने जला दी थी। 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने हजारों अनुयायियों के नेतृत्व में मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया। इसकी स्मृति में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में अंबेडकर वादियों और हिंदू दलितों द्वारा मनाया जाता है। 1930 में अंबेडकर ने 3 महीने की तैयारी के बाद काला राम मंदिर सत्याग्रह आरंभ किया। काला राम मंदिर आंदोलन में लगभग 15,000 स्वयंसेवक इकट्ठे हुए, जिससे नासिक की सबसे बड़ी प्रक्रियाएं हुई। जुलूस का नेतृत्व एक सैन्य बैंड ने किया था। स्काउट्स का एक बैच, महिलाएं और पुरुष पहली बार भगवान को देखने के लिए अनुशासन, आदेश और दृढ़ संकल्प से चले गए थे। जब वे द्वार तक पहुंचे तो द्वार ब्राह्मण अधिकारियों द्वारा बंद कर दिए गए थे। पूना पैक्ट की बात अब हम लोग कर लेते हैं। तो ऑलरेडी मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ डिस्कशन दे दी हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग इसके कुछ और भी फैक्ट्स हैं उसको समझ लेते हैं। लंदन में 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन यानी प्रथम गोल में सम्मेलन के दौरान अंबेडकर ने अपने राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा था, जिसके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा उसकी सरकार और कांग्रेस दोनों से स्वतंत्र होने में है। यहाँ पे एक कथन है इनका, उसको हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा और स्वयं राजनीतिक शक्ति शोषितों की समस्याओं का निवारण नहीं हो सकती। उनका उद्धार समाज में उनका उचित स्थान पाने में निहित है। उनको अपना रहने का बुरा तरीका बदलना होगा, उनको शिक्षित होना चाहिए। एक बड़ी आवश्यकता उनकी हीनता की भावना को झकझोरने और उनके अंदर उस दैवीय असंतोष की स्थापना करने की है जो सभी ऊंचाइयों का स्रोत है।
तो ये B.R. अम्बेडकर का जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था उसमें इनका ये कहा गया कथन है। उनकी अछूत समुदाय में बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन के चलते उनको 1931 में लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। वहां उनकी अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने के मुद्दे पर गांधी से तीखी बहस हुई एवं ब्रिटिश डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से सहमत हुए। धर्म और जाति के आधार पर पृथक निर्वाचिका देने के प्रबल विरोधी गांधी ने आशंका जताई कि अछूतों को दी गई पृथक निर्वाचिका हिंदू समाज को विभाजित कर देगी। 1942 में अम्बेडकर ने इस समझौते को धिक्कार किया। स्टेट ऑफ माइनॉरिटी इस ग्रंथ में भी पूना पैक्ट संबंधी नाराजगी व्यक्त की है इन्होंने। तो जो पूना पैक्ट का जो समझौता हुआ था उसको इन्होंने सही नहीं माना था और इन्होंने कहा था कि जो ये भूख के अनशन पे बैठे थे ये इनका एक ढकोसला था, एक दिखावा था। ये नहीं चाहते थे कि जो दलित वर्ग है उसकी सही तरीके से एक जस्टिस हो या न्याय हो। इनके राजनीतिक जीवन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अंबेडकर का राजनीतिक करियर जो है 1926 में शुरू हुआ और 1956 तक वो राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न पदों पे रहे। दिसंबर 1926 में बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लिया और अक्सर आर्थिक मामलों पर भाषण दिए। वे 1936 तक बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे। 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 13 सीटें जीती थी। अंबेडकर को बॉम्बे विधानसभा के विधायक के रूप में चुना गया था। वह 1942 तक विधानसभा के सदस्य रहे और इस दौरान उन्होंने बॉम्बे विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी काम किया था। इसी वर्ष अंबेडकर ने 15 मई 1936 को अपनी पुस्तक एनहिलेशन ऑफ कास्ट अर्थात जाति प्रथा का विनाश प्रकाशित की जो उनके न्यूयॉर्क में लिखे एक शोध पत्र पर आधारित थी। इस पुस्तक में अंबेडकर ने हिंदू धार्मिक नेताओं और जाति व्यवस्था की जोरदार आलोचना की। उन्होंने अछूत समुदाय के लोगों को गांधी द्वारा रचित शब्द हरिजन पुकारने के कांग्रेस की फैसले की कड़ी निंदा की। बाद में 1955 में बीबीसी साक्षात्कार में उन्होंने गांधी पर उनके गुजराती भाषा के पत्रों में जाति व्यवस्था का समर्थन करना तथा अंग्रेजी भाषा पत्रों में जाति व्यवस्था का विरोध करने का आरोप लगाया। तो इन्होंने कहा कि जो गांधी हैं ये दोहरे विचारधारा से चलते हैं। एक तरफ तो वो गुजराती जो भाषा में जो न्यूज़पेपर आ रहा है उसमें जाति व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं, वहीं पे अंग्रेजी जो भाषा का जो न्यूज़ है पेपर है और उसमें जाति व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना दलित समुदाय के अधिकारों के लिए अभियान चलाने के लिए 1942 में अंबेडकर द्वारा की गई थी। 1942 में से 1946 के दौरान अंबेडकर ने रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में सेवारत रहे। What Congress and Gandhi have done to the untouchables means कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए आखिर में क्या किया। इस किताब के साथ अंबेडकर ने गांधी और कांग्रेस दोनों पर अपने हमलों को तीखा कर दिया। उन्होंने उन पर ढोंग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो ये दिखाते हैं कि जो दलित वर्ग के साथ हम खड़े हैं ये इनका एक ढोंग है, एक दिखावा है। अंबेडकर 2 बार भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के संसद के सदस्य बने थे। राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका पहला कार्यकाल 3 अप्रैल 1952 से 2 अप्रैल 1956 के बीच था और उनका दूसरा कार्यकाल 3 अप्रैल 1956 से 2 अप्रैल 1962 तक था। जो दूसरा कार्यकाल था ये 1956 से 1962 तक आयोजित किया जाना था, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया था।
30 दिसंबर 1956 को अंबेडकर ने अनुसूचित जाति महासंघ को खारिज करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की घोषणा की थी 30 दिसंबर 1956 को। लेकिन इनकी जो डेथ है वो 6 दिसंबर 1956 को हो जाती है। तो लेकिन पार्टी के गठन से पहले ही 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। उसके बाद उनके अनुयायियों और कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी के गठन की योजना बनाई। पार्टी की स्थापना के लिए 1 अक्टूबर 1957 को प्रेसिडेंसी की एक बैठक नागपुर में आयोजित की गई थी। इस बैठक में एन शिवराज, यशवंत अम्बेडकर, पीटी बोराले, एजी पवार, दत्ता कट्टी, डी.ए. रूपवते उपस्थित थे। 3 अक्टूबर 1957 को रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया और एन शिवराज को पार्टी का अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है अंबेडकर के नाम से जोड़ा जाता है। ओके, अंबेडकर ने अपनी पुस्तक हु वर द शूद्राज, आखिर में शूद्र कौन थे, के द्वारा हिंदू जाति व्यवस्था के पदानुक्रम में सबसे नीची जाति यानी शूद्रों के अस्तित्व में आने की व्याख्या की है। ये सभी के सभी सोशल पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किस तरह से अति शूद्र अर्थात अछूत शूद्रों से अलग हैं। 1948 में हु वेयर द शूद्राज की उत्तर कथा द अनटचेबल्स, अ थीसिस ऑन द ओरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी अर्थात अछूत छुआछूत के मूल पे एक शोध है में अंबेडकर ने हिंदू धर्म को काफ़ी लताड़ा था। हिंदू सभ्यता जो मानवता को दास बनाने और उनका दमन करने की एक क्रूर युक्ति है और इसका उचित नाम बदनामी होगा। एक सभ्यता के बारे में और क्या कहा जा सकता है जिसने लोगों के एक बहुत बड़े वर्ग को विकसित किया, जिसे एक मानव से हीन समझा गया और जिसका स्पर्श मात्र प्रदूषण फैलाने का पर्याप्त कारण है। अंबेडकर दक्षिण एशिया के इस्लाम की रीतियों के भी बड़े आलोचक थे। उन्होंने भारत विभाजन का तो पक्ष लिया, पर मुस्लिमों में व्याप्त बाल विवाह की प्रथा और महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की घोर निंदा उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था, बहुविवाह और ख्याल रखने की दुष्परिणाम शब्दों में व्यक्त नहीं किए जा सकते, जो विशेष रूप से एक मुस्लिम महिला के दुख के स्रोत होते हैं। जाति व्यवस्था को ही लें, हर कोई कहता है कि इस्लाम गुलामी और जाति से मुक्ति होना चाहिए, जबकि गुलामी अस्तित्व में है और इसे इस्लाम और इस्लामी देशों से समर्थन मिला है। जबकि कुरान में निहित गुलामों के न्याय और मानवीय उपचार के बारे में पैगंबर द्वारा किए गए नुस्खे प्रशंसनीय हैं। इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस अभिशाप के उन्मूलन का समर्थन करता हो। अगर गुलामी खत्म भी हो जाए, पर फिर भी मुसलमानों के बीच जाति व्यवस्था रह जाएगी। उन्होंने लिखा कि मुस्लिम समाज में तो हिंदू समाज से कहीं अधिक सामाजिक बुराइयां हैं और मुसलमान उन्हें भाईचारे जैसे नरम शब्दों के प्रयोग से छुपाते हैं। उन्होंने मुसलमानों द्वारा अज़्ज़ल वर्गों के खिलाफ भेदभाव, जिन्हें निचले दर्जे का माना जाता था, के साथ ही मुस्लिम समाज में महिलाओं के उत्पीड़न की दमनकारी प्रथा की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, हालांकि पर्दा हिंदुओं में भी होता है, पर उसे धार्मिक मान्यता केवल मुसलमानों ने ही दी है। उन्होंने इस्लाम में कट्टरता की आलोचना की, जिसके कारण इस्लाम की नीतियों का अक्षरच्छ अनुपालन की बद्धता के कारण समाज बहुत कट्टर हो गया है और उसको बदलना बहुत मुश्किल हो गया है। उन्होंने आगे लिखा कि भारतीय मुसलमान अपने समाज का सुधार करने में विफल रहे हैं, जबकि इसके विपरीत तुर्की जैसे देशों ने अपने आप को बहुत बदल लिया है। सांप्रदायिकता से पीड़ित हिंदुओं और मुसलमानों दोनों समूहों ने सामाजिक न्याय की मांग की उपेक्षा की है। तो ये कुछ विचार जो हैं वो अंबेडकर के रहे हैं, जो कि एक हम सोशल और पॉलिटिकल दोनों व्यू से देख सकते हैं। धर्म परिवर्तन की इन्होंने घोषणा की थी, इसकी बात हम लोग देख लेते हैं।
10 से 12 साल हिंदू धर्म के अंतर्गत रहते हुए बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू धर्म तथा हिंदू समाज को सुधारने, समता और सम्मान प्राप्त करने के लिए तमाम प्रयत्न किए, परंतु सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन न हुआ। उल्टे उन्हें निंदित किया गया और हिंदू धर्म विनाशक तक कहा गया। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमने हिंदू समाज में समानता का स्तर प्राप्त करने के लिए हर तरह के प्रयत्न और सत्याग्रह किए, परंतु सब निरर्थक सिद्ध हुए। हिंदू समाज में समानता के लिए कोई स्थान नहीं है। हिंदू समाज का यह कहना था कि मनुष्य धर्म के लिए है। यहाँ आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि हिंदू समाज का यह मानना है कि मनुष्य जो है वो धर्म के लिए बना हुआ है, जबकि अंबेडकर का मानना था कि धर्म जो है वो मनुष्य के लिए है। अंबेडकर ने कहा कि ऐसे धर्म का कोई मतलब नहीं जिसमें मनुष्यता का कुछ भी मूल्य नहीं है। जो अपने ही धर्म के अनुयायियों अर्थात अछूतों की तरफ इनका इशारा था कि को धर्म शिक्षा प्राप्त नहीं करने देता, नौकरी करने में बाधा पहुंचाता है, बात बात पर अपमानित करता है और यहाँ तक कि पानी तक पीने के लिए नहीं मिलने देता। ऐसे धर्म में रहने का कोई मतलब नहीं है। अंबेडकर ने हिंदू धर्म त्यागने की घोषणा किसी भी प्रकार की दुश्मनी व हिंदू धर्म के विनाश के लिए नहीं की थी, बल्कि उन्होंने इसका फैसला कुछ मौलिक सिद्धांतों को लेकर किया था जिनका हिंदू धर्म में बिल्कुल तालमेल नहीं था। 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के निकट येवला में एक सम्मेलन में बोलते हुए अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन की घोषणा की। इन्होंने कहा है कि हालांकि मैं एक अछूत हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। तो ये इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके। अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन की घोषणा करने के बाद 21 वर्ष तक समय के बीच उन्होंने विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का गहन अध्ययन किया। उनके द्वारा इतना लंबा समय लेने का मुख्य कारण यह भी था कि वो चाहते थे कि जिस समय वो धर्म परिवर्तन करें उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा उनके अनुयायी धर्मांतरण करें। अंबेडकर बौद्ध धर्म को पसंद करते थे क्योंकि उसमें 3 सिद्धांतों का समन्वित रूप मिलता है जो किसी अन्य धर्म में नहीं मिलता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म प्रज्ञा अर्थात अंधविश्वास तथा अप्रकृतिवाद के स्थान पर बुद्धि का प्रयोग, करुणा अर्थात प्रेम और समता अर्थात समानता की शिक्षा देता है। उनका कहना था कि मनुष्य इन्हीं बातों को शुभ तथा आनंदित जीवन के लिए चाहता है। देवता और आत्मा समाज को नहीं बचा सकते। अंबेडकर के अनुसार सच्चा धर्म वो है जिसका केंद्र मनुष्य तथा नैतिकता हो, विज्ञान अथवा बौद्धिक तत्व पर आधारित हो, न कि धर्म का केंद्र ईश्वर आत्मा की मुक्ति और मोक्ष हो। तो जो हिंदू धर्म की माइथोलॉजी कहती है वो यही कहती है कि हमारा ईश्वर में विश्वास, आत्मा की मुक्ति और मोक्ष होता है, इसी को इन्होंने नकार दिया है। साथ ही उनका कहना था कि धर्म का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण करना होना चाहिए, ना कि उसकी उत्पत्ति और अंत की व्याख्या करना। वह जनतांत्रिक समाज व्यवस्था के पक्षधर थे क्योंकि उनका मानना था कि ऐसी स्थिति में धर्म मानव जीवन का मार्गदर्शक बन सकता है। ये सब बातें उन्हें एकमात्र बौद्ध धर्म में मिली। संविधान के निर्माण से संबंधित कुछ इनके फैक्ट्स देख लेते हैं। 1947 में 29 अगस्त को अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। यहाँ पे आप सभी को पता है जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो मसौदा समिति का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया था, इन्होंने जो संविधान का जो प्रारूप बना के और तैयार किया था, तो इसके बारे में तो हम सभी को पता है। एक ग्रैनविले ऑस्टिन एक पर्सन है,
या ये कहें पर्सनालिटी या व्यक्तित्व या ये कहें विचारक, इन्होंने ऐसा कहा है कि पहला और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक दस्तावेज के रूप में अंबेडकर द्वारा तैयार भारतीय संविधान का वर्णन इन्होंने किया है। इन्होंने कहा है कि भारत के अधिकांश संवैधानिक प्रावधान या तो सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को आगे बढ़ाने या इसकी उपलब्धि के लिए जरूरी स्थितियों की स्थापना करके इस क्रांति को बढ़ावा देने के प्रयास में सीधे पहुंचे हैं। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था, ये हम सभी को पता है। अपने काम को पूरा करने के बाद बोलते हुए अंबेडकर ने कहा था, मैं महसूस करता हूँ कि संविधान साध्य है, अर्थात काम करने लायक है। यह लचीला है, पर साथ ही यह इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय में जोड़ कर रख सके। वास्तव में मैं कह सकता हूँ कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य जो है वो अधम था, अर्थात अधर्मी था। सॉरी। अनुच्छेद 370 का इन्होंने विरोध भी किया था। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ विचार इनके हमें पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 370 जो है, जो कि अब तो हट चुका है, उसका इन्होंने विरोध भी किया था। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अंबेडकर ने कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्ला को स्पष्ट रूप से बताया था। अब देखिए यहाँ पे आप लोग समझिए कि अंबेडकर ने क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि शेख अब्दुल्ला से इन्होंने कहा था, आप चाहते हैं कि भारत को आपकी सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए, उसे आपके क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करना चाहिए, उसे आपको अनाज की आपूर्ति करनी चाहिए और कश्मीर को भारत के समान दर्जा देना चाहिए। लेकिन भारत सरकार के पास केवल सीमित शक्तियां होनी चाहिए और भारतीय लोगों को कश्मीर में कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इस प्रस्ताव को सहमति देने के लिए मैं भारत के कानून मंत्री के रूप में भारत के हितों के खिलाफ एक विश्वासघाती बात होगी और यह कभी नहीं मैं करूँगा। तो ये एक कथन जो है आर्टिकल 370 से रिलेटेड इन्होंने शेख अब्दुल्ला से की थी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, ये हम लोगों को समझ में आ रहा है कि जो आर्टिकल 370 था इसके विरोध में ये थे। समान नागरिक संहिता की बात इन्होंने की है। अंबेडकर वास्तव में समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे। वो मानते थे कि चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या कोई वर्ग से आता हो, सबको एक जैसा ट्रीट किया जाए। अंबेडकर का भारत आधुनिक वैज्ञानिक सोच और तर्क संगत विचारों का देश होता। अंबेडकर ने जैसा सोचा था, उन्होंने सोचा था कि हमारा जो भारत देश है वो आधुनिक हो, वैज्ञानिक सोच पर आधारित हो, ना कि वर्ण और जाति व्यवस्था में हम उलझ के रह जाएं, और तर्क संगत विचारों पर आधारित हो। सॉरी। आर्थिक नियोजन की बात भी इन्होंने की है। आप सभी को ये पता होगा कि एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट भी थे, अर्थशास्त्री भी थे। यहाँ तक कि अमर्त्य सेन ने भी ये बात कही थी कि अंबेडकर जो हैं वो इस मामले में हमारे गुरु हैं या पिता हैं। उन्होंने तर्क दिया कि औद्योगिकरण और कृषि विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो सकती है। तो इन्होंने अपने समय में अपने विचार भी दिए हैं। उन्होंने भारत में प्राथमिक उद्योग के रूप में कृषि में निवेश पर बल दिया था। अब यहीं से अगर प्रश्न सपोज पूछ दिया जाए कि अंबेडकर का क्या विचार था, अगर आर्थिक नियोजन की बात करें या अर्थव्यवस्था में भारत के किस प्रकार से वृद्धि होगी, तो उसमें उन्होंने प्राथमिक उद्योग के रूप में कृषि में निवेश पे ज़्यादा बल दिया था। अंबेडकर ने राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास की वकालत की। शिक्षा, सार्वजनिक स्वच्छता, समुदाय स्वास्थ्य, आवासीय सुविधाओं को बुनियादी सुविधाओं के रूप में इन्होंने जोर दिया था।
अंबेडकर को एक अर्थशास्त्री के तौर पर प्रशिक्षित किया गया था और 1921 तक एक पेशेवर अर्थशास्त्री बन चुके थे। जब वह एक राजनीतिक नेता बन गए तो उन्होंने अर्थशास्त्र पर 3 विद्वतापूर्ण पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। ये 3 बुक आप लोग यहाँ देख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशंस एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, द इन्फ्लेशन ऑफ इवल्यूएशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। अभी हम लोग इंग्लिश में इसको देखेंगे तो क्लियर होगा। अभी मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि आखिर में एग्जैक्टली ये क्या है। इवोल्यूशन आई थिंक होना चाहिए। ओके, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है इनकी। इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। भारतीय रिजर्व बैंक के इन्होंने से भी इनका जुड़ा हुआ एक फैक्ट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। अंबेडकर के विचारों पर यह आधारित था। जो भारतीय रिजर्व बैंक की जो हम उत्पत्ति की बात करें या ये अस्तित्व में आता है तो ये भी अंबेडकर के विचारों पे ही आधारित था, जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किया था कि एक ऐसा बैंक भी होना चाहिए। बौद्ध धर्म में परिवर्तन की बात कर लेते हैं। उस समय तो इन्होंने अनाउंस किया, उसके बाद से फिर 25-30 वर्षों तक ये लगभग 20-25 वर्षों तक ऐसा मान सकते हैं कि इन्होंने इस पे काम किया कि ये इन्होंने देखा कि विभिन्न जो पूरे देश के धर्म है पूरी दुनिया के, उसमें से सबसे अच्छा धर्म कौन है, और फिर ये बौद्ध धर्म को पाते हैं कि ये धर्म जो है वो हमारे विचारों के अनुरूप है। फिर बाद में ये बौद्ध धर्म में परिवर्तन की स्थिति है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। जस्ट आप लोग इसको एक स्टोरी की तरह समझिए, आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा यानी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। उन्होंने अपने अंतिम प्रसिद्ध ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा को 1956 में पूरा किया था। उनकी मृत्यु भी इसी के आसपास हुई थी। यह उनकी मृत्यु के पश्चात सन 1957 में प्रकाशित हुआ था। तो 6 दिसंबर 1956 में इनकी देहांत हो ही जाता है और 1957 में ये इनकी मरणोपरांत ये बुक पब्लिश होती है। इस ग्रंथ की प्रस्तावना में अंबेडकर ने लिखा है, यहाँ पे अब हम देख लेते हैं क्या लिखे हैं इन्होंने कहा है कि मैं भगवान बुद्ध और उनके मूल धर्म की शरण जा रहा हूँ। मैं प्रचलित बौद्ध पंथों से तटस्थ हूँ। मैं जिस बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहा हूँ वह नव बौद्ध धर्म या नवयान है। तो ये इनका कथन है। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर शहर में भीमराव अंबेडकर ने खुद को उनके समर्थकों के लिए एक औपचारिक सार्वजनिक धर्मांतरण समारोह का आयोजन किया। प्रथम डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पत्नी सविता एवं कुछ सहयोगियों के साथ भिक्षु महास्थवीर चंद्रमणि द्वारा पारंपरिक तरीके से त्रिरत्न और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों को त्रिरत्न, पंचशील और 22 प्रतिज्ञाएं देते हुए नवयान बौद्ध धर्म में प्रवर्तित किया। वे नेपाल में चौथे विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए काठमांडू भी गए थे। वहां वह काठमांडू शहर की दलित बस्तियों में गए थे। नेपाल का अम्बेडकरवादी आंदोलन जो है दलित नेताओं द्वारा संचालित किया जाता है तथा नेपाल के अधिकांश दलित नेता यह मानते हैं कि अंबेडकर का दर्शन ही जातिगत भेदभाव को मिटाने में सक्षम है। उन्होंने अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और कार्ल मार्क्स को 2 दिसंबर 1956 को पूरा किया था, जो कि इनके देहांत के 4 दिन पहले कंप्लीट हुई थी। तो ये बुद्ध और कार्ल मार्क्स ये हम लोग बुक देखेंगे भी। अभी जब हम फ्रंट पेज कवर देखेंगे तो उसमें हम लोग को ये बुक भी दिखेगी। ओके, अंबेडकरवाद क्या है आखिर में? ये एक विचारधारा ही है। तो अंबेडकरवाद जो है वो अंबेडकर की विचारधारा तथा दर्शन है। स्वतंत्रता, समानता, आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा पूछा जा सकता है कि अंबेडकरवाद क्या है या अंबेडकर की जो विचारधारा थी वो क्या थी। तो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, बौद्ध धर्म, विज्ञानवाद, मानवतावाद, सत्य, अहिंसा आदि के विषय पर अंबेडकरवाद के सिद्धांत हैं। छुआछूत को नष्ट करना, दलितों में सामाजिक सुधार, भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार, भारतीय संविधान में निहित अधिकारों तथा मौलिक हकों की रक्षा करना, एक नैतिक और तथा जाति मुक्त समाज की रचना और
भारत देश प्रगति या प्रमुख उद्देश्य शामिल हैं। अंबेडकरवाद सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विचारधारा है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक अंबेडकरवाद यानी कि अंबेडकर की क्या विचारधारा रही है इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझें। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, पत्रकारिता की बात हम लोग करते हैं। तो इन्होंने जो मैगजीन्स, या ये कहें मैगजीन नहीं बोलेंगे, जो इनके न्यूज़पेपर आते थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कई दशकों तक 5 मराठी पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया था, जिसमें मूक नायक 1920, जनता जो है 1930, बहिष्कृत भारत 1927, समता जो है 1928 और प्रबुद्ध भारत 1956 सम्मिलित है। इन 5 पत्रों में बाबा साहब अम्बेडकर देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। साहित्यकार व विचारक गंगाधर पांतावणे ने 1987 में भारत में पहली बार अंबेडकर की पत्रकारिता पर पीएचडी के लिए शोध प्रबंध लिखा था। उसमें पांतावणे ने अंबेडकर के बारे में लिखा है कि इस मूक नायक ने बहिष्कृत भारत के लोगों को प्रबुद्ध भारत में लाया। बाबा साहब एक महान पत्रकार थे। तो ये आप लोगों को हो सकता है कि कभी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि इनके पे पहली बार किसी ने अगर पीएचडी शोध प्रबंध लिखा है तो वो कौन है। तो ये गंगाधर पांतावणे हैं और इनके लिए एक कोड भी है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अब इनका आखिर में प्रभाव क्या रहा भारतीय समाज पे या पूरे विश्व पे, इनकी क्या छवि रही है इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अंबेडकर की एक सामाजिक राजनीतिक सुधारक के रूप में विरासत का आधुनिक भारत पर गहरा असर हुआ है। स्वतंत्रता के बाद भारत में उनके सामाजिक राजनीतिक विचारों को पूरे राजनीतिक स्पेक्ट्रम में सम्मानित किया जाता है। उनकी पहल ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया है और आज जिस तरह से भारत सामाजिक, आर्थिक नीतियों और कानूनी प्रोत्साहनों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक नीतियों, शिक्षा और सकारात्मक कार्यवाही में दिख रहा है, उसे बदल दिया है। एक विद्वान के रूप में उनकी प्रतिष्ठा ने उनकी स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की। उन्होंने आज़ादी से व्यक्तिगत स्वतंत्रता में ज़्यादा विश्वास किया और जाति रहित समाज की आलोचना की है। हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था की नींव होने के कारण उनके आरोपों ने उन्हें सनातनी हिंदुओं के बीच विवादास्पद और अलोकप्रिय बना दिया था। तो ये जो जाति रहित नहीं बोलेंगे, जाति हित, मतलब कि जाति के साथ में जो समाज है उसकी इन्होंने आलोचना की थी। इन्होंने कहा था कि जाति रहित समाज होना चाहिए। बौद्ध धर्म के उनके रूपांतरण ने भारत और विदेशों में बौद्ध दर्शन के हित में पुनरुत्थान की शुरुआत हुई। 2004 में अपने विश्वविद्यालय की स्थापना के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय ने इस दिवस को विशेष रूप से मनाने का निर्णय लिया था। उन्होंने अपने विश्वविद्यालय में पढ़ चुके शीर्ष के 100 बुद्धिमान विद्यार्थियों की कोलंबियन अहेड्स ऑफ देयर टाइम नामक सूची बनाई, जिन्होंने दुनिया में अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। और जब यह सूची प्रकाशित कराई गई थी तो उसमें सबसे पहला नाम भीमराव अंबेडकर का था तथा उनका उल्लेख आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में किया गया था। तो जो ये कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा जो सूची बनाई गई थी, ये कहानी क्या है ये मैं बता रही हूँ। 2004 में, तो 2004 में कोलंबिया विश्वविद्यालय का 200 वर्ष पूरा होता है और उसके उपलक्ष्य में ये लोग एक ऐसा दिवस बनाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने अनाउंस किया जिसमें एक लिस्ट निकालते हैं कि उस समय तक में जो सबसे ज़्यादा शीर्ष में 100 बुद्धिमान विद्यार्थी जो हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है, जो कि अपने अपने क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। और इस जो सूची बनती है ये होता है कोलंबियन अहेड्स ऑफ देयर टाइम।
और इसमें जो टॉप पे फर्स्ट नाम आता है वो भीमराव अंबेडकर का आता है और उनको आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में उल्लेखित किया गया है। अंबेडकर को सबसे अधिक बुद्धिमान विद्यार्थी यानी पहले कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम के रूप में घोषित किया गया था। ओके अंबेडकर को हिस्ट्री टीवी 18 और CNN IBN द्वारा 2012 में आयोजित एक चुनाव सर्वेक्षण में द ग्रेटेस्ट इंडियन महानतम भारतीय में सर्वाधिक वोट दिए गए थे। लगभग 2 करोड़ वोट डाले गए थे। इस पहल के शुभारंभ के बाद से उन्हें सबसे लोकप्रिय भारतीय व्यक्ति बताया गया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बाबा साहब अंबेडकर हिंदू समाज की सभी दमनकारी प्रथाओं के खिलाफ विद्रोह के प्रतीक थे। तो ये कथन जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अंबेडकर के लिए कहा गया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र में उनकी भूमिका के कारण एक उल्लेखनीय भारतीय अर्थशास्त्री नरेंद्र जाधव का कथन है कि अंबेडकर सभी समय के उच्चतम शिक्षित भारतीय अर्थशास्त्री थे। 2007 में दिए गए एक व्याख्यान में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अंबेडकर की गुणवत्ता को स्वीकार करते हुए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीत चुके अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा कि अंबेडकर अर्थशास्त्र विषय में मेरे पिता हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि कुछ कुछ बहुत ही प्रसिद्ध और काफ़ी जो फेमस पर्सनालिटी रही हैं उनके द्वारा ये कोट कहा गया है। तो एग्ज़ाम में कभी पूछ दिया तो आप लोगों को पता होना चाहिए। वे दलितों शोषितों के सच्चे और जाने माने महानायक हैं। उन्हें आज तक जो भी मान सम्मान मिला है वे उससे कहीं ज़्यादा के अधिकारी हैं। भारत में वे अत्यधिक विवादित हैं, हालांकि उनके जीवन और व्यक्तित्व में विवाद योग्य कुछ भी नहीं है। जो उनकी आलोचना में कहा जाता है वह वास्तविकता से एकदम परे है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनका योगदान बेहद शानदार है। एक आध्यात्मिक गुरु ओशो ने टिप्पणी की कि मैंने उन लोगों को देखा है जो हिंदू कानून की सबसे निचली श्रेणी शूद्र अछूतों में पैदा हुए, किंतु वे बहुत बुद्धिमान हैं। जब भारत स्वतंत्र हो गया हो और जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया वह डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एक व्यक्ति जो थे शूद्र थे। कानून के मुताबिक उनकी बुद्धि के बराबर कोई नहीं था। वह एक विश्व प्रसिद्धि प्राधिकरण थे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2010 में भारतीय संसद को संबोधित करते हुए दलित नेता डॉक्टर BR अम्बेडकर को महान और सम्मानित मानवाधिकार चैंपियन और भारत के संविधान के मुख्य लेखक के रूप में संबोधित किया था। इतिहासविद रामचंद्र गुहा, ये नाम आप लोगों को पता है। तो जो इतिहासविद रामचंद्र गुहा हैं इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गरीबों का मसीहा कहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत के बाहर 1990 के उत्तरार्ध के दौरान कुछ हंगरियन रोमानी लोगों ने अपनी स्थिति और भारत के दलित लोगों के बीच समानताएं खींची। उन्होंने लगा कि हमारी जो स्थिति है और ऐसी ही भारत में जो दलित लोग हैं हम दोनों की स्थिति एक जैसी है। अंबेडकर से प्रेरित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म में परिवर्तित होना शुरू कर दिया। इन लोगों ने हंगरी में डॉक्टर अंबेडकर हाई स्कूल नामक तीन विद्यालय भी शुरू किए हैं, जिसमें एक में 6 दिसंबर 2016 को अंबेडकर का स्टैचू भी स्थापित किया गया, जो हंगरी के जय भीम नेटवर्क ने भेंट दिया था। भारत के साथ नेपाल के दलित लोग व नेता अंबेडकर को मुक्तिदाता मानते हैं। साथ ही वे यह मानते हैं कि अंबेडकर का दर्शन ही जातिगत भेदभाव को मिटाने में सक्षम है। जापान के बुराकुमिन समुदाय ने नेता अंबेडकर के दर्शन को बुराकुमिन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लोकप्रिय संस्कृति की यदि बात करें तो
महाराष्ट्र सरकार द्वारा, ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा अंबेडकर जयंती को ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 2016 में अंबेडकर की 125वीं जयंती या 102 देशों में तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में मनाई गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उन्हें विश्व का प्रणेता कहा था। ये आप लोग हटा दीजिएगा, विश्व का प्रणेता उनको कहा था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की पहली जयंती सदाशिव रणपिसे द्वारा 14 अप्रैल 1928 को पुणे में मनाई गई थी। तो ये पहली जयंती जो है वो सदाशिव रणपिसे के द्वारा मनाई गई थी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा अंबेडकर का स्कूल प्रवेश दिवस की पहली बार जब वो कक्षा में गए थे 7 नवंबर को विद्यार्थी दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो ये और भी हम लोग कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं। अंबेडकर के सम्मान में भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये हम सभी को पता है, और इसे राष्ट्रीय कानून दिवस भी कहा जाता है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार अंबेडकर के 125वीं जयंती के वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को पहला औपचारिक संविधान दिवस मनाया गया था। तो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया था या संविधान डे मनाया गया था, दिवस मनाया गया था, ये 26 नवंबर 2015 को प्रारंभ हुआ था। जय भीम, ये आप सब पता होगा, जो भीमराव अंबेडकर से जुड़ा हुआ है। जय भीम मीन्स यही भीमराव अंबेडकर की जय हो या भीमराव की जय हो, तो या विजयी हो। तो जय भीम वाक्यांश जो है वो अंबेडकर के एक अनुयायी बाबू LN हरदास यानी लक्ष्मण राव नगराठे हरदास द्वारा गढ़ा गया था। गांधी के से संबंध एवं विचार की बात कर लेते हैं। सॉरी, गांधी अंबेडकर के को जो है वो डॉक्टर से संबोधित करते थे, और अंबेडकर जो है वो गांधी को मिस्टर गांधी बुलाते थे। तो ये एक संबोधन जो है कि डॉक्टर से संबोधन गांधी करते थे अंबेडकर को, और अंबेडकर जो है वो गांधी को मिस्टर गांधी बुलाते थे। अंबेडकर के मुताबिक गांधी भारत के इतिहास में एक प्रकरण थे, वे कभी एक युग निर्माता नहीं थे। गांधी एक कट्टरपंथी सुधारक नहीं थे, और उन्होंने ज्योतिराव फुले या भीमराव फिर अंबेडकर के तरीके से जाति व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास नहीं किया था। ऐसा मानना भीमराव अंबेडकर का था। गांधी का दलितों के लिए हरिजन संबोधन का अंबेडकर व उनके समर्थकों ने विरोध किया था, और दलित उन्हें गाली के समान मानते थे। ऐसा मानते थे कि गांधी जी हरिजन क्यों बोलते हैं भाई, हमको क्या मतलब एक विशेष कृपा की ज़रूरत है, तो इसलिए उन्हें ये जो हरिजन शब्द है वो एक गाली जैसी लगती थी। गांधी द्वारा शुरू किया गया हरिजन सेवक संघ भी दलितों को नापसंद था, क्योंकि वो एक शीर्ष जाति की मदद से दलितों के उत्थान की सोच दर्शाता था, ना कि दलितों के जीवन पर उनके अपने नियंत्रण की। अंबेडकर ने कहा था कि उनका जीवन 3 गुरुओं और 3 उपास्यों से सफल बना है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि अंबेडकर पे सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, उन्होंने जिन 3 महान व्यक्तियों को अपना गुरु माना था उनमें सबसे पहले गौतम बुद्ध थे। तो इसको तो आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म को ही अपना लिया था। और दूसरे ये संत कबीर से, इनके पिता चूँकि बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो ये भी इनके पे भी काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। संत कबीर से प्रभावित थे। और तीसरे गुरु थे महात्मा ज्योतिराव फुले। इनके 3 उपास्य अर्थात देवता कौन कौन से थे, तो यहाँ पे ना तो राम की बात हो रही है, ना कृष्ण की बात हो रही है, ना किसी और देवी देवताओं की बात हो रही है, बल्कि इन्होंने जो 3 देवता माने थे वो था ज्ञान, स्वाभिमान और शील। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनके जो अंबेडकर के 3 उपास्य थे वो कौन थे, तो ज्ञान, स्वाभिमान और शील इनके 3 उपास्य या देवता रहे हैं। ओके।
अभी इनके हम लोग कुछ बुक्स को देख लेते हैं। अभी तो हम लोग जस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ बुक्स थे ऐसे ही देख लिए थे, बट यहाँ पे हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। द एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मुंबई पब्लिश द कलेक्शन ऑफ अम्बेडकर्स राइटिंग एंड स्पीचेस इन डिफरेंट वॉल्यूम्स। द लिस्ट ऑफ अम्बेडकर्स वर्स इंक्लूड द फॉलोइंग। तो एक कुछ किताबें हैं, कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट बुक द एनहेलेशन ऑफ कास्ट, यह आप सभी को पता है। अंबेडकर इन द बॉम्बे लेजिस्लेचर, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है। विद द सिमोन कमीशन, विद द साइमन कमीशन एंड एट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो जो गोल में सम्मेलन हुआ था उससे संबंधित है। ओके, फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म, ये इनकी एक बुक रही है। इंडिया एंड द प्री रिक्वेसिट ऑफ कम्युनिज्म, रिवोल्यूशन एंड द काउंटर रिवोल्यूशन, बुद्धास आर कार्ल मार्क्स। ये कुछ इनकी और बुक्स देख लेते हैं। रिडल्स इन हिंदुइज्म। अगली बुक है एसेस ऑन अनटचेबल्स एंड अनटचेबिलिटी, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, द अनटचेबल्स हु वेयर दे एंड वाई दे बिकेम अनटचेबल्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है। और एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक हम बोलेंगे, हु वेयर द शूद्राज, तो ये भी इनकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक रही है। इसमें से अगर इम्पॉर्टेंट की बात करें, कास्ट इन इंडिया, द अनहिलेशन ऑफ कास्ट, इसके बाद से फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म, रिडल्स इन हिंदुइज्म, बुद्धास और कार्ल मार्क्स, ऐसे करके इनकी एक बुक है। एसेस ऑन अनटचेबल्स एंड अनटचेबिलिटी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि यूजीसी नेट के बुक में एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये है द अनटचेबल्स हु वेर दे एंड वाई दे बिकेम अनटचेबल्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है। हु वेर द शूद्राज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये आप लोगों को पता ही है। 1 मिनट, शायद ये कुछ प्रॉब्लम है, मैं देखती हूँ। ओके, नेक्स्ट बुक है पाकिस्तान और द पार्टीशन। 1 मिनट। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1945, आल्सो पब्लिश्ड एज थॉट्स ऑन पाकिस्तान, तो 1941 में ये थॉट्स ऑन पाकिस्तान करके इस नाम से भी छपी थी, और जिसे पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैड डन टू द अनटचेबल्स, तो ये एक क्वेश्चन मार्क की तरह एक बुक है कि कांग्रेस और गांधी ने जो अछूत लोग हैं, दलित लोग हैं, उनके लिए क्या किया है। अंबेडकर एज मेंबर ऑफ द गवर्नर्स जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ओके, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अनपब्लिश्ड राइटिंग एंशिएंट इंडिया का कॉमर्स, नोट्स ऑन लॉज, वेटिंग फॉर अ वीज़ा, ये इनका अपना एक ऑटोबायोग्राफिकल बुक रहा है। अंबेडकर एज द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 2 पार्ट्स में, द अंबेडकर एंड द हिंदू कोड बिल है। अंबेडकर एज फ्री इंडियाज फर्स्ट लॉ मिनिस्टर एंड मेंबर्स ऑफ अपोजिशन इन इंडियन पार्लियामेंट, द पाली डिक्शनरी एंड द पाली ग्रामर, अंबेडकर एंड हिज इगैलिटेरियन रिवोल्यूशन, ये 3 पार्ट में आपको दिखेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ओके, तो ये कुछ बुक्स के नाम थे जिसमें मैंने क्या क्या इम्पॉर्टेंट है वो बता दिया है। एक बुक आप लोगों को यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट दिखती है, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। ओके, अभी हम लोग फ्रंट पेज कवर देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं ध्यान से। ओके, कास्ट इन इंडिया, ये आप लोग देख रहे हैं। द मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रिडल्स इन हिंदुइज्म, एंशिएंट इंडियन कॉमर्स, ये भी एक इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है। द बुद्धा एंड हिज धम्मा, आप लोग देख सकते हैं, ये इनकी लास्ट बुक रही है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये बुक आप लोग देख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन
टू द अनटचेबल्स। ये आप लोगों को एक बुक दिखाई दे रही है। नेक्स्ट बुक देखते हैं, मिस्टर गांधी एंड द इमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स। ओके, स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज। तो ये एक बुक है। ओके, द प्रॉब्लम आर द रुपीज़, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। तो द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, ये भी एक इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक रही है। नेक्स्ट बुक देखते हैं, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम। ये भी एक इनकी बहुत ही डिफरेंट और यूनिक बुक है। नेक्स्ट बुक देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन करेंसी एंड बैंकिंग, कम्युनल डेडलॉक एंड अ वे टू सॉल्व इट। ये इनकी एक बुक है। ओके, यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं, राइटिंग फॉर अ वीज़ा। ये ऑटोबायोग्राफी एक रही है अम्बेडकर की। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है कि इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है वो किस नाम से है, वेटिंग फॉर अ वीज़ा। पाकिस्तान और पार्टीशन इंडिया ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया एंड कम्युनिज्म, द अनटचेबल्स, हु वेर दे एंड why they become untouchables। ओके, नेक्स्ट बुक, बुद्धा और कार्ल मार्क्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो यहाँ पे इन्होंने कार्ल मार्क्स और जो बुद्धास के जो थॉट हैं उसको समझने की कोशिश की है। हालांकि ये एक मार्क्सिस्ट विचारधारा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी रहे। ओके, बीफ, ब्राह्मण्स एंड ब्रोकन मैन, ये एक इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है, बीफ, ब्राह्मण्स एंड ब्रोकन मैन। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़, महाराष्ट्र एज अ लिंग्विस्टिक प्रोविंस, अम्बेडकर्स इंडिया। ये भीमराव अंबेडकर की एक बुक रही है। तो इनकी बहुत सारी बुक्स रही हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए। उम्मीद है दोस्तों कि आज का लेक्चर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और यदि आप लोगों को जो भी आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मैं बार बार कहती हूँ कि मेरे लेक्चर्स जो हैं वो आप लोगों की जो सेल्फ स्टडी है, आप लोग खुद जो पढ़ के तैयार करते हैं, उसमें मेरी तरफ से एक हेल्प हो जाती है। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरी तरफ से थोड़ी हेल्प हो जाए, तो आप लोगों के नॉलेज को और ज़्यादा इनरिच कर दूँ मैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों की जो भी तैयारी चल रही होगी उसमें आज का लेक्चर जो है वो एक हेल्पफुल लेक्चर साबित होगा। और यदि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।